Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to QSO Computer. How are you? Hope so you are fine. If you like this video then subscribe to this channel and share it with your friends and family members. Let's start new topic MS Excel. तो आज का हमारा टॉपिक MS Excel के रिगार्डिंग है। बेसिकली कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें मुझे बताया गया था कि सर कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें बेसिकली पता चल जाए कि MS Excel होता क्या है, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले एक ग्राफ क्रिएट करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस बेसिकली होता क्या है। तो आइए पहले ग्राफ क्रिएट करते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसका मैं इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ। ये बनाया एक्सेल पे। ये अगर मेरे पास अगर एक स्कूल हो, ठीक है, उसमें कुछ क्लासेस होती हैं, क्लासेस में कुछ सेक्शंस होते हैं, सेक्शन में हर सेक्शन के अलग अलग टीचर्स होते हैं और उनमें मुख्तलिफ स्टूडेंट होते हैं और उनके अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप इसी चीज को MS ऑफिस के साथ कंपेयर करें, ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ तैयार किया था जिसमें मैं शायद आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों के जितने पॉइंट थे उनको मैं क्लियर कर सकूं। देखें, जो हमारा MS ऑफिस है, अगर इसे मैं अपने स्कूल के साथ कंपेयर कर लूं, ये जो मेरा स्कूल है ये हो गया MS ऑफिस, ठीक है। उसके बाद इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद उसके होते हैं सेक्शंस। MS वर्ड के ये देखें सेक्शन आ रहे हैं या एक्सेल के आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प। इसी तरह MS वर्ड के सेक्शंस आएंगे, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है। इन सेक्शंस के बाद हर एक के होते हैं अलग अलग टीचर्स, क्लिपबोर्ड, फाउंड, अलाइनमेंट, नंबर, ये आप लोग समझ रहे होंगे। उसमें ये डिफरेंट स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं और हर एक का अपना अपना अलग अलग रिजल्ट होता है। तो आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मैंने एक डिटेल से समझाने की कोशिश की थी, शायद मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाऊं और मैं उन लोगों को समझा सकूं जिनको बिल्कुल भी एक्सेल का पता नहीं है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पहले से एक्सेल आता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स है। क्लियर है? देखें, अगर मैं MS एक्सेल का आपको इंटरफेस दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। अगर मैं MS वर्ड का इंटरफेस दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। अब देखें इसमें क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं। लाइक कैसे काम काम आप पेपर कंपोजिंग इसके अंदर कर सकते हैं, आप इसके अंदर लेटर लिख सकते हैं, आप इसके अंदर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। इस तरह के काम इसके अंदर किए जा सकते हैं। MS एक्सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम बेसिकली ये चीजें देख रहे होते हैं, अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं,
अपने रिजल्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने अगर हमारी शॉप है उसका जितना स्टॉक है उसे मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, हम अपना किसी भी तरह का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन कर सकते हैं। हम इसे देखते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सेल्स के ऊपर शीट मुश्तमिल होती है। जितना ये पूरा वाइट एरिया नजर आ रहा है इसे हम शीट बोलते हैं, ठीक है। ये चलता जाता है काफी लंबा। बेसिकली होता ये क्या है, ए बी सी डी ई ये कॉलम्स होते हैं ना, ए बी सी डी एफ, ये जितने भी हैं ये कॉलम्स हैं। यहाँ जी के बाद जाके ए और ए बी, ए सी, इस तरह से चलते जाते हैं। और इसका लास्ट होता है एक्स एफ डी पे। क्लियर। और इधर से रोज का लास्ट क्या होता है, 10 48 57 6 पे। मैंने बहुत से लोगों को ये बात कहते सुना है कि ये शीट कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ऐसी बात नहीं है, नो डाउट ये बहुत बड़ी होती है, इसे खत्म करना जरा मुश्किल होता है। इसमें हम बहुत लंबा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, बहुत लंबा रिकॉर्ड। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये खत्म नहीं होती, ये खत्म होती है। क्लियर। अब इसमें हमारे पास जिस तरह से मैंने पहले बताया कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं जिन्हें हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देख लें इसमें कि ये शीट्स होती हैं। हम नई शीट यहाँ से प्लस के साइन से जाके खुद क्रिएट कर सकते हैं, शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रखता हूँ रिजल्ट, इसका नाम रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसके व्यूज देखना चाहता हूँ तो इनके अलग अलग व्यूज होते हैं। जितने एरिया पे वर्किंग की होगी ये उसका व्यू दिखाएगा, ये पेज वाइज व्यू दिखाएगा, और ये फुली शीट का व्यू दिखाएगा। क्लियर। इसे हम यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कभी भी अपनी शीट को, लाइक मैं किधर लिख रहा हूँ, QSO कंप्यूटर, इसे अब ये मुझे चीज नजर नहीं आ रही तो मुझे ये नहीं करना है कि इसका जाकर यहाँ से साइज बड़ा कर देना है और फिर मुझे ये नजर आएगी। इसे हमने यहाँ से जाके जूम करना है, ठीक है। शीट को नहीं खराब करना, यहाँ से सिर्फ जूम इन और जूम आउट करके आप अपनी शीट को डेफिनेटली देख सकते हैं। क्लियर। अभी मैं कुछ ऐसी शीटें बनी हुई दिखाता हूँ कि इसमें हमारी वर्किंग किस तरीके से होती है और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये एक शीट बनी हुई है जिसे हम बनाना सीखेंगे। मेरे पास ये कुछ मेंबर्स लिखे हुए हैं, स्टाफ या स्टूडेंट्स, ठीक है। उनमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हॉलीडे। जैसे ही मैंने इधर एज मेंशन किया तो यहाँ पे उसने हॉलीडे खुद ब खुद बता दी। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके उससे ईयर भी मेंशन कर देता हूँ कि मैंने जनवरी जो है लेना है 2022 का, तो ऑटो यहाँ पे वो 2022 खुद ब खुद ले लेगा। इसमें कुछ ऐसे हाइड फार्मूलाज हैं जिनको भी समझना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसमें मैं पी और, तो जैसे ये देखें मैंने शीट में कुछ चीज़ें फिल की हैं, उसने फौरन से हमें बता दिया कि हमारी प्रेजेंट डेज कितने हैं, एब्सेंट डेज कितने हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक एब्सेंट लगा देता हूँ और एक मैं हाफ डे लगा देता हूँ, तो उसने यहाँ पे हमें फ़ौरन से मेंशन कर दिया है। हमारी लीव्स को अलग से मेंशन कर देगा, किस बंदे ने कितनी लीव्स की हैं, किसने कितनी इसकी एब्सेंटीज हैं, कितने इसके प्रेजेंट डेज हैं, कितनी इसकी परसेंटेज है, ठीक है। ये चीज़ें वो खुद ब खुद मेंशन कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनके ज़रिए से हम ये चीज़ें फिल कर सकते हैं। एक और शीट दिखाता हूँ आपको जिसमें ये मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, जिसमें मैं अपने बायोमेट्रिक का रॉ डेटा इंटर करता हूँ और उसके बाद मैं उसका रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ। मेरे पास एक और रिजल्ट शीट है जिसमें मैं मुख्तलिफ बच्चों के रिजल्ट्स को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। जिस तरह ही मैंने यहाँ पे नंबर लिखे, इंग्लिश कितने हैं, इंग्लिश बी कितने हैं, उर्दू कितने हैं, मैथ कितने हैं, तो उसने खुद ब खुद मुझे ऑब्टेन मार्क्स भी दे दिए, परसेंटेज भी दे दी, ग्रेड भी दे दिए, रीमार्क्स भी दे दिए, क्लास अटेंडेंस भी आ गई, पोजीशन भी आ गई, और पास एंड फेल या एब्सेंटीज उसकी वो भी आ गई। उसके बाद यहाँ पे उसकी फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है, ये भी हमें पता चल गया। हमें टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं वो भी पता चल गया। हमें एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं वो भी पता चल गया, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, हमारे पास ग्राफ भी आ गया। उसके बाद अगर मैं रिजल्ट में जाता हूँ और जाके मैं इस बच्चे का जस्ट रोल नंबर पुट करता हूँ तो ये देखें सारा उसका रिजल्ट बन के हमारे सामने आ जाएगा, किसी भी बच्चे का।
जस्ट उसका रोल नंबर पुट करना है। तो ये चीज़ें हम एक्सेल में ही कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम इन्हें सीखेंगे तो। आज का हमारा टॉपिक था कि हम एक्सेल को बिगिनर्स के लिए बनाया जाए और देखा जाए कि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रैग करना, कि ड्रैग करना क्या होता है। ये देखें मेरे पास ये दो डिजिट्स लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ इन्हीं का सीक्वेंस लेके मैं पूरी 1 2 लिख दूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये एक डिजिट है और एक ये है, तो इन दोनों का सीक्वेंस लेके मैं यहाँ पे ये 1 2, ठीक है। ये पॉसिबल कैसे है, देखें मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और ये जो कर्सर है जब इसको इस कॉर्नर में लेके जाएंगे तो इस कर्सर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका स्टाइल चेंज होगा तो आपको क्या करना होगा, इस पे क्लिक कर देना होगा और नीचे को स्क्रॉल करते आना होगा। ठीक है, इसको पकड़ के नीचे को आते जाना है। अब जहां तक आ जाएंगे वहां तक ये वही लफ्ज को बार बार लिख देगा। अगर मैं यहाँ पे ये लफ्ज एक लिख देता हूँ, एक डिजिट लिख देता हूँ और मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ, तो देखिए उसे ही लिख देगा। अगर मैं इस तरह कोई एक इंग्लिश का लफ्ज लिख देता हूँ, कोई एक अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ और मैं इसे ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, तो ये देखें ड्रैग होके नीचे चलता आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक सीक्वेंस दे देता हूँ, जैसे मैंने 1 और 2 दिया, ठीक है, सीक्वेंस देना बहुत जरूरी है, अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अगर मैं ये सीक्वेंस दे देता हूँ और मैं पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करने से पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस कॉर्नर पे अगेन जाता हूँ और यहाँ से इसे ड्रैग करता चला जाता हूँ, तो देखें आपके पास एक सीक्वेंस से आपकी काउंटिंग लिखी गई है। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा सीक्वेंस देता हूँ और कुछ ऐसा सीक्वेंस, तो मैं यूं अगर लेके आऊंगा, टेबल टाइप करते हैं, थोड़ा सा zoom करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखें ये 2 4 6 8 10 12 3 6 9, अगर मैं इन्हीं को सिलेक्ट करके इस तरफ को ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास फौरन से सारे टेबल लिखे आ जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग। अगर मैं यहाँ पे जूम करके लिखता हूँ मंडे और मैं इसे कॉर्नर से ड्रैग करता हूँ, तो देखें सारे आपके डेज के नेम लिखे आ गए। अगर मैं यहाँ पे मंथ्स के नेम लिखता हूँ, तो देखें ये सारे ड्रैग होके आपके सामने आ गए। क्लियर, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं। अब देखें अगर मुझे मंडे बार बार लिखना है तो मुझे पहले उसका सीक्वेंस लेना होगा, दोनों को सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर सकती हैं। क्लियर, आपको ड्रैग करने की समझ आ गई होगी। इसके बाद इसमें मैं कुछ डाटा पुट करता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा डाटा पुट कर लिया। अब देखें हम अपने पहले टॉपिक क्लिपबोर्ड की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इन चारों का क्या काम है। अब देखें मेरे पास एक ये आईडी कार्ड नंबर, CNIC नंबर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज की एक कॉपी और बना ली जाए, तो मैं सिर्फ कॉपी पे क्लिक करूंगा और कॉपी कहाँ पे रखी जाए, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना, चिपका देना। तो मैं यहाँ पे ला के ये पेस्ट का बटन प्रेस कर दूंगा, तो देखिए हमारी वही वाली कॉपी बन के यहाँ पे आ गई। आप इस चीज को समझ गए होंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं चाहता हूँ कि यही वाला जो मेरा लिखा हुआ डेटा है इसको मैं कट कर दूं। कट का मतलब क्या होगा, यहाँ से खत्म कर देना और किसी और जगह पे ला के वो डेटा पेस्ट कर देना। ठीक है, दोनों चीजों में हमें पेस्ट ही यूज करना पड़ता है, लेकिन कॉपी का मकसद ये होता है कि और कॉपी तैयार कर दें, हम जितनी मर्जी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। और कट का मतलब होता है कि वहां से डेटा खत्म कर देना और नई जगह पे ला के पेस्ट कर देना। क्लियर, उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम ये 3 4 स्टेप करने के बाद इसे दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है ये फॉन्ट। क्लिपबोर्ड में हमने कर लिए ये 3 अपने स्टेप्स कर लिए।
ये वाला हम बाद में करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉन्ट पे। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। मुझे इसी का ही फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं कोई भी सा भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से लगा सकता हूँ। क्लियर, समझ आ रही होगी। अगर मैंने इस चीज़ को करना है बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देना, वाज़े कर देना। ये देखिए, समझ रहे होंगे। उसके बाद अटाइलिक थोड़ा सा रेचमा कर देना, थोड़ा टेढ़ा कर देना, और अंडरलाइन से इसके नीचे लाइन लग जाए। अब देखिए, ये था छोटा सा एक डाटा जिसमें मैंने ये दो तीन चीजें आपको समझाई। बेसिकली होता क्या है, देखें ये जो है ना कंप्यूटर, ये एक मशीन, मशीन को अभी हमें ऑपरेट करना पड़ता है। हम इस पे काम तो सारा कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले इसे समझाना पड़ता है कि करना क्या है, हम कर क्या सकते हैं, हमें इसमें करना चाहिए क्या। हमें पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बाद इसमें हम वर्किंग कर सकते हैं। देखें, अगर मैं सिर्फ इस सेल पे क्लिक करने के बाद मैं कुछ भी जाके यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ, कुछ भी, वो सिर्फ उसी सेल पे हो रही है। हम कहेंगे सारे पे क्यों नहीं हो रही, सारे पे इसलिए नहीं हो रही कि हमने सारे को पहले सिलेक्ट नहीं किया। मैं अगर सारे को सिलेक्ट करूंगा ना, तो फिर ये सारे पे चेंजिंग करेगा, फिर सारों का ही फॉन्ट स्टाइल चेंज करेगा, फिर सारों को ही बोल्ड करेगा, फिर सारों को ही इटैलिक करेगा, फिर सारों को ही अंडरलाइन करेगा। अगर मैं खत्म करूंगा तो फिर सबका ही होगा। अगर मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो फिर सबका ही साइज बड़ा होगा। आप समझ रहे होंगे इस लॉजिक को। मैं एक नई शीट पे आना चाह रहा हूँ और मैंने सिर्फ एक रिव्यू दिया है कि हम थोड़ा सा काम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास ये कॉलम्स थे, ये रोज थी। हम अपने कॉलम और रो को जहाँ पे ये क्रॉस होता है, इसको सेल का नेम देख सकते हैं यहाँ पे नेम बॉक्स में। उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला बार होती है जिसमें हम अपने फार्मूलाज देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी शीट्स के नेम देख सकते हैं। उसके बाद हम पेज के व्यू देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, स्क्रॉल से हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, इन सब में डिफरेंट तरह के जितने काम हैं उन्हें बारी बारी देखते चले जाएंगे। अभी मैं इधर एक नाम लिख रहा हूँ, QSO। अब देखें मसला क्या हुआ है, अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं, मसला ये है कि ये नाम इस सेल में पूरा नहीं आ रहा। हमें क्या करना होगा, हमें इसे बड़ा करना होगा। बड़ा हो गया, लेकिन एक लॉजिक याद रखिएगा, मैं इसे दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ये जो कर्सर है ना, इसके बहुत ज्यादा स्टाइल्स होते हैं, और जितने स्टाइल है ना, सबका एक अलग अलग काम है। अगर अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है नॉर्मल, एक्सेल के अंदर ये नॉर्मल कर्सर है। क्लियर, ये बस आपकी वर्किंग दिखा रहा है। अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे ले जाऊं तो देखें इसका स्टाइल कुछ चेंज हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाऊं तो इसका स्टाइल कुछ चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो इसका स्टाइल कुछ चेंज हो गया। ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे ले आया तो इसका स्टाइल कुछ चेंज हो गया। तो आपको असल ये लॉजिक समझाने का मकसद ये है कि जो कर्सर के स्टाइल है ना, ये बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। देखें, अगर मैं इस स्टाइल को, जब ये ऐसा स्टाइल हो जाएगा तो मैं इस बी के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ये कॉलम है नीचे तक एंड तक जितना भी है, ये सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अगर ये कर्सर इन दोनों को मैं सेंटर में लाऊंगा ना और ऐसी शेप आ जाएगी, तो इसे अगर मैं पकड़ के स्क्रॉल करूंगा तो ये सेल को बड़ा कर देगा। अगर मैं इधर जाके भी यही काम करूंगा तो ये सेल को बड़ा कर देगा। अच्छा, सिर्फ बड़ा ऐसे नहीं करते, अगर आप गौर करें तो ये ऊपर ना 14.29 विड्थ, और ये पिक्सल्स। अच्छा, ये पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल ये हैं, यहाँ पे अगर आप इसे बहुत ज्यादा जूम कर लें, 1 डॉट, 2 डॉट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लाइक 160 पिक्सल, 160 डॉट लगे हैं। ठीक है, इतनी चौड़ाई है इसकी। पिक्सल्स कुछ ऐसी चीज होती है। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे।
और इसकी विड्थ हम वैसे ये 20.43 हो गई, 19.71 हो गई। इसी तरह से यहाँ से भी हम इसकी विड्थ एक जैसी कर सकते हैं। अगर मैंने सारे सेल्स मेरे पास जितने हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सब का साइज एक जैसा बड़ा हो, मैं सारों को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जाके इनकी विड्थ करूंगा 42। तो देखें सबकी 42 हो। अगर मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसकी विड्थ करूंगा 35, तो ये देखें ये सबकी विड्थ यहाँ से चेंज कर दी। मतलब आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया है आप उस पर ही वर्किंग कर सकते हैं। क्लियर है? अभी मैं अपनी उसी शीट पे आ रहा हूँ जिसपे हमने कुछ चीज़ें क्लियर की थी और हम समझने की कोशिश कर रहे थे। देखें हमारे पास ये एक डाटा है, इसमें मैंने ये नाम लिखा हुआ है उस्मान अहमद, अली अकबर अहमद। अभी इसके ऊपर हम कुछ वर्किंग करेंगे जिससे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल चेंज करना सीख लिया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है इसे इसका साइज बड़ा किया जाए। मुझे यहाँ से आके 28 करना होगा, ये अकाउंट का साइज अकाउंट नंबर का बड़ा हो गया। इसकी हमें थोड़ी विड्थ ज़्यादा करनी होगी, इसके अंदर ये पूरा आ जाए। अगर ऐसा नहीं तो हमारे पास ये शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पर मैं अगर क्लिक करता जाऊंगा तो ये बड़ा होता चला जाएगा, अगर इसे मैं छोटा करता जाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा। ये 8 तक जाता है और इधर से 72 तक जाता है। लेकिन 72 से अगर हमने ज़्यादा लेना हो तो फिर हम इधर डबल क्लिक करके इधर हम खुद कुछ भी लिख सकते हैं, 200। तो ये देखें, समझ रहे हैं? उसके बाद है हमारे पास फिल कलर वाला ऑप्शन। फिल कलर में क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है इस सेल का जिसे सिलेक्ट किया है, पहले वही हमारी लॉजिक वही रहेगी जितना एरिया सिलेक्ट किया है। चले मैं इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ और इस पे मैं फिल कलर करता हूँ, इसका बैकग्राउंड मैं इस कलर का कर देता हूँ। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड किस कलर का हो गया। उसके बाद अगर मैं इन लफ्ज़ का ये जो टेक्स्ट है इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो फिर क्या करना होगा, इधर से जाके इन टेक्स्ट को मैं रेड कलर में कर देता हूँ। आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके बाद आ गया हमारे पास ये एक ऑप्शन, इसमें मैं ये स्किप कर रहा हूँ और इसमें मैंने फॉर्मेट पेंटर स्किप किया। आगे हम आगे अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में देखें हमारे पास ये 6 टाइप्स होती हैं अलाइनमेंट्स की। सेंटर, अलाइनमेंट राइट और अलाइनमेंट लेफ्ट। इसी तरह ही टॉप अलाइनमेंट और मिडल अलाइनमेंट और हमारे पास बॉटम अलाइनमेंट। जो हमारे पास ये वाली अलाइनमेंट है, अगर मैं इसे सेंटर करूं तो ये इसमें अगर थोड़ा सेल को बड़ा करूं तो आपको शायद इस चीज़ की समझ आए। ये देखिए ये अलाइनमेंट हमारी क्या वर्किंग कर रही है और ये अलाइनमेंट हमारी क्या वर्किंग कर रही है। ये इस तरह से अलाइनमेंट टॉप से मिडल में लाने के लिए और ये इधर से सेंटर में लाने के लिए। क्लियर? तो अगर मैं इस सारों को सिलेक्ट करके दोनों का ही मिडल और सेंटर कर देता हूँ तो देखिए हमारी अलाइनमेंट हमारे लिए क्या वर्किंग कर रही है। उसके बाद है हमारे एंगल्स। ये नेम है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इस एंगल पे लेके आऊँ। तो देखिए अगर मैं चाहता हूँ ये इस तरह से लिखा है तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर ये इस तरह से लिखा है ये भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में चले जाता हूँ और जाके हमारे पास ये एक बार खुल जाएगी, इसके अंदर मैं खुद कोई ना कोई एंगल दे देता हूँ या टाइप कर देता हूँ। तो देखें हम अपनी मर्जी के एंगल दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और हमारा एंगल वो 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाकर स्पेस दूंगा 1 बाय 1 तो ये बार बार स्पेस देने से बेहतर होता है टैब, और टैब की जगह पे हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्रीज स्पेस और इंक्रीज स्पेस। क्लियर? अलाइनमेंट, स्पेसिस और इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। हमने टॉपिक छोड़ा था बॉर्डर का। देखें अगर मैंने इतने एरिया पे काम किया है तो मुझे इसके गिर्द बॉर्डर लगाना होगा। अब अगर मैं इसके सिर्फ टॉप बॉर्डर लगा दूंगा तो यहाँ पे ये देखें एक लाइन शो होगी इसके टॉप पे। अगर मैं इसके
राइट पे बॉर्डर लगा दूंगा तो देखें एक राइट पे बॉर्डर शो हो गया, लेकिन एज सच मुझे तो ऑल ऑल बॉर्डर चाहिए, मैं इस पे ऑल बॉर्डर कर दूंगा। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये जो आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं ना, आपको ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगी। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें तो देखें आपको ये वाले ही बॉर्डर शो हो रहे हैं जो आपने खुद लगाए हैं, ना कि ये कभी भी आपको प्रिंट प्रिंट फॉर्म में शो नहीं होंगे। उसके बाद ये आपको बॉर्डर की समझ आ गई होगी, बॉर्डर हमें क्यों लगाना होता है। अब देखें, अब गलती एक हुई है, गलती क्या हो गई है, गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने जैसा इसका फॉर्मेट बनाया है, इसमें ये रेड कलर दे दिया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, सारा कुछ कर दिया, मुझे इधर भी यही काम करना था लेकिन मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ पे जाके जस्ट पेस्ट कर देना, वही वाला फॉर्मेट सारा वहां पे चला गया, है ना इंटरेस्टिंग। ये कंप्यूटर, अब अगर मैं कंप्यूटर वर्क का ये सेल इधर बड़ा कर देता हूँ तो ये तो एक साइड पे शो हो रहा है, मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉपी करनी होगी, यहाँ पे लाके पेस्ट करना होगा, लेकिन फिर भी ये सबके सेंटर में नहीं आ रहा। इसका क्या तरीकेकार होगा, मुझे इस सारों को सिलेक्ट करना होगा और मर्ज कर देना होगा। मर्ज का मतलब क्या होता है, जितने बॉक्सेस हैं उनको जमा कर देना, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देना, जितने हमने सेल सिलेक्ट किए हैं हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, ये जितना हमने काम कर लिया है, इसको अगर आप प्रिंट प्रीव्यू फॉर्म में देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर शीट नजर आएगी। क्लियर। अभी इसका भी मैं सेंटर ले लेता हूँ और इसमें देखते हैं कि ये रैप टेक्स्ट क्या होता है। हमें मर्ज सेल, ये अलाइनमेंट वाले सारे सेल की समझ आ गई है, फॉन्ट की समझ आ गई है, क्लिपबोर्ड की समझ आ गई है। उसके बाद है रैप टेक्स्ट, ये क्या होता है। देखिए ये उस्मान और अहमद दो अलग नेम हो गए, मेरे पास इधर स्पेस कम है, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे तो मेरे पास स्पेस है लेकिन इधर को नहीं है, मुझे ये उस्मान ऊपर आ जाए और अहमद नीचे नीचे आ जाए, जहां से मैंने स्पेस दी हुई है ना वहां से ये खुद ब खुद टूट जाए। जस्ट इस पे क्लिक करना होगा और इस सेल का साइज थोड़ा सा छोटा कर देना होगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर देना होगा, वो देखें खुद ब खुद उसने अलग अलग दो हिस्सों में उसे कर दिया। अलाइनमेंट तक आपको हर चीज की समझ आ गई होगी। उसके बाद है नंबर। नंबर थोड़ा अकाउंट्स का टॉपिक है, तो जैसे ही हम अकाउंट्स की शीट में जाएंगे इसे डिटेल से क्लियर करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी एक डिटेल वाला टॉपिक है। उसके बाद है हम इंसर्ट में चले जाते हैं। अब देखें इन दोनों, इधर 6 और 7 के दरमियान क्या हुआ, मुझसे एक गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे एक और डाटा फिल करना था। मुझे पहले इस तरह से पूरी अपनी रो को सिलेक्ट कर लेना होगा और इधर इंसर्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो मेरी ये रो इंसर्ट होगी, दूसरी एक और। ठीक है, अगर मुझे डिलीट करनी हो तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसका आसान तरीका ये भी है कि यहाँ से आप खुद भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखें बेसिकली हम सिर्फ ये इंसर्ट से हमें तो पहले ये पूरी रो सेलेक्ट करनी होगी, रो सेलेक्ट करने के बाद ही हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और मेथड भी है। फिर यहाँ पे रो चाहिए या कॉलम चाहिए, मैं ये इंसर्ट की जो ये एरो है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे एक देखिए मेन्यू खुल जाता है, इसमें डिफरेंट तरह के चीजें आपको लिखी नजर आ रही हैं। इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट शीट्स। आप अगर इंसर्ट शीट रो करते हैं, देखिए ये शीट इंसर्ट हो गई, इसमें रो रो इंसर्ट हो गई, और रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अगर मुझे इस जगह पे कॉलम चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पे खुद ब खुद कॉलम क्रिएट होता चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं एक नई शीट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्लस से जाके बनाता हूँ, लेकिन उसका एक ये मेथड भी है, मैं इंसर्ट शीट पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास एक नई शीट तैयार हो गई। क्लियर। ये यहाँ पे एक नया सेल चाहिए, जस्ट एक सेल चाहिए, ना पूरी रो चाहिए ना पूरी शीट चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा सा जूम आउट करें, मुझे यहाँ पे एक नया सेल चाहिए, मैं क्या करता हूँ,
इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट सेल कर देता हूँ और उसके बाद इसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये एक सेल नीचे को आ गया क्योंकि यहाँ पे एक नया सेल उसने क्रिएट कर दिया खुद। इस चीज को आप समझ रहे हैं। उसके बाद है डिलीट। तो डिलीट सेल की मदद से हम अपना वही वाला सेल जो हमने क्रिएट किया है वो डिलीट कर सकते हैं। इसी की मदद से जो हमने रो क्रिएट की है उसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी वैसे ही ऑप्शन है। और इसी की मदद से हमने जो कॉलम क्रिएट किए इसे भी डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे ये शीट डिलीट करनी है, लाइक मेरे पास ये शीट इजाफी है, तो मैं यहाँ से डिलीट शीट भी कर सकता हूँ। वो शीट खत्म हो गई। अगर मैं उस शीट को यहाँ से खुद भी डिलीट करना चाहूँ तो ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर? अभी आपने इंसर्ट और डिलीट के अंदर जितने टैब्स के ऑप्शन थे सारों को समझ लिया होगा। आई होप आपको समझ आ रही है। उसके बाद आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, हमने यहाँ से इससे रो को खुद इसका हाइट और विड्थ सेट करनी सीखी थी, लेकिन हम ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने अगर रो हाइट पे क्लिक किया तो उसने ये 15 बताया। ये जो 15 होता है ये डिफॉल्ट साइज होता है। डिफॉल्ट साइज वही साइज है जो इसका बेसिकली चल रहा होता है। अगर मैं इस डिफॉल्ट साइज को चेंज करके मैं अपनी मर्जी का साइज देना चाहता हूँ, लाइक इधर 15 है मैं 13 लिख देता हूँ, देखिए उसने इसका साइज 13 कर दिया। क्लियर? ये ये मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद है कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, इसका डिफॉल्ट साइज यहाँ से हमें पता चलेगा, होता है 8.28 है या 8.29 है। 8.29 इसका डिफॉल्ट साइज है। मैं चाहता हूँ मुझे 29, ये देखिए इसका साइज इंक्रीज हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ जितनी मेरी डिफॉल्ट है उतनी वो खुद ब खुद कर दें। डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है, डिफॉल्ट विड्थ वो चीज होती है कि जितनी मेरी विड्थ है थी उतनी हो जाए। ये विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इसमें जाता हूँ, ये जो मैंने साइज बड़ा किया है और इसमें जाकर से मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो देखिए वो खुद मुझे नहीं करके दिया। छोड़ देते हैं इसे। उसके बाद होता है हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, ये हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरे पास ये एक रो है जिसे मैं हाइड करना चाहता हूँ। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से इसे हाइड रो, ये हाइड हो चुकी है। हाइड होने का हमें कहाँ से पता चलता है, अब ये टू के बाद देखें 4, ये दो के दरमियान में ये एक एरो बन रहा है। इस एरो का स्टाइल यहाँ पे फिर चेंज हो गया। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी। अदरवाइज हम इस फॉर्मेट में जाते हैं और इधर जाके अनहाइड रो करते हैं तो हमारे पास जो रो हमने हाइड की थी हमने उसे अनहाइड कर लिया। क्लियर? उसके बाद है हमारा हाइड कॉलम। हाइड कॉलम के जरिए से हम अपना कॉलम हाइड कर सकते हैं और इसे अनहाइड भी इसी तरीके से ही किया जा सकता है। उसके बाद है रीनेम शीट। इस इस ऑप्शन से हम शीट का नेम रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरी शीट है स्कूल की, तो ये देखें मैंने इधर स्कूल लिख लिया। इसका एक और तरीका भी है कि इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना है, फर्स्ट में लिख देना है। ठीक है? उसके बाद है मूव और कॉपी शीट। ठीक है, मूव और कॉपी से क्या होगा, मुझे चाहिए इस शीट की फर्स्ट टर्म की, इधर है फर्स्ट टर्म, ये इसकी एक और कॉपी चाहिए, क्रिएट अ कॉपी। ओके, तो देखें यहाँ पे
एक शीट तो वही रहेगी, एक उसकी सेम कॉपी तैयार होगी। ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया? हमारे बहुत से भाई ये पूरे डाटे को कॉपी करने के लिए यूँ करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, नई शीट लाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका फॉन्ट स्टाइल और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस पर्पज से बचने के लिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी भी डाटे की स्टाइल चेंज नहीं हो सकेगा। ये बिल्कुल सेम है, आप जिस पे भी जा रहे हैं आपको डाटा सेम मिल रहा है। इस पर्पस इस काम के लिए इस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है टैब कलर्स। देखिए ये मेरे पास डिफरेंट टैब्स खुली होती हैं जिनके हम तरह के कलर कर सकते हैं। मैं अगर इसमें ये वाला कलर करना चाहता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये ब्लू कलर में आ गई है। मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ इस टैब का, उधर फॉर्मेट में जाता हूँ, टैब कलर में जाता हूँ और इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। देखिए इस तरह से मैं अपने टैब्स के कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। ये हमें किस लिए इस्तेमाल करनी होती है ये मैं अभी बाद में बताता हूँ। लॉक सेल, लॉक सेल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने सेल्स को लॉक करने के लिए। डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर। उसके बाद है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट क्या होता है? हमने इसमें दो तीन चीजें छोड़ी है, ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम। तो देखें हमारे पास रो हाइट, कॉलम विड्थ और शायद इसमें कुछ और चीज रह गई हो, फॉर्मेट सेल, ठीक है। अभी देखें मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका भी इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका भी और इसका, ठीक है। तो आपको इस चीज का अंदाजा हो रहा होगा कि ये सारी शीट की तरतीब खराब हो गई। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो खुद ब खुद जितनी शीट है और जितने इसके अंदर डिजिट्स हैं उनके रिगार्डिंग ये इससे खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट कर दे। मैं क्या करता हूँ, ऑटो फिल हाइट, इसकी विड्थ को भी ऑटो। तो देखें उसने लफ्ज के रिगार्डिंग खुद ब खुद सारी विड्थ और उसकी हाइट्स को क्लियर कर दिया। तो हमें खुद करने की जरूरत नहीं होती, हम इधर से खुद इसे कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ का भी यही काम होता है कि जितनी इसकी डिफॉल्ट विड्थ है थी उसी के रिगार्डिंग वो। उसके बाद है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या होता है? मेरे पास ये एक सेल है, मैं चाहता हूँ इसका फॉर्मेट चेंज कर दूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन छोड़ा था, उसमें भी कुछ चीजें हमने छोड़ी हुई हैं जिसका आपको थोड़ा सा अभी व्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाके मैं इस सेल का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं उसे टाइम में ले आता हूँ। तो देखें उसने वो वाले फॉर्मेट को टाइम में शो कर दिया। यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो ये चीज, तो ये देखें यहाँ पे टाइम लिखा आ गया। अगर मैं दोबारा उस फॉर्मेट में जाता हूँ और जाके फॉर्मेट सेल को डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें डेट लिखा आ गया, यहाँ पे डेट लिखी गई है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे तो वो डेट ही लिखी जाएगी, जैसे मैं 10/10/2020 ठीक है। तो ये उसने डेट ही लिखनी है यहाँ पे, ना कि टाइम। जब मैंने टाइम को सिलेक्ट किया होगा लाइक ये वाला ही, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 और 10, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे टाइम ही देगा। क्लियर, आप इस चीज को बखूबी समझ रहे हो। अगर मैं इस फॉर्मेट सेल में जाके इसको परसेंटेज पे कर देता हूँ, परसेंटेज परसेंटेज पे कर देता हूँ और मैं परसेंटेज के इसके जीरोस कितने चाहिए मुझे, सॉरी मैंने सेल कल सिलेक्ट कर लिया था। मैं यहाँ पे जाके परसेंटेज पे जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मुझे कितने जीरो, जो पॉइंट है उसके बाद मुझे कितने डिजिट्स चाहिए, मुझे 8 चाहिए, तो मुझे 8 मिलेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे 23 लिखूंगा उसके बाद देखिए मुझे 8 जीरो मिल गए। अब इस चीज को समझ रहे होंगे, देखिए जब हम ये परसेंटेज निकालते हैं
अगर इसमें मैं इसका 0 इंक्रीज करना चाहता हूँ या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो ये मैं फॉर्मेट सेल से ही कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इस लेवल तक इसकी परसेंटेज लेके जा रहा हूँ, वो मुझे परसेंटेज बता देगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, यानी हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और ये जो जर्नल लिखा होता है, जर्नल का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल व्यू होता है, तो इसमें ऐसा जैसा कोई मसला नहीं होता। उसके बाद है ऑटोसम। देखें ऑटोसम का फॉर्मूला होता है, लेकिन लाइक यहाँ पे मैं ये कुछ फॉर्मूलाज फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मुझे इस सेल में इन सब का सम शो हो जाए। समझ आ रही होगी, दोबारा बताता हूँ। इस पे क्लिक करना है और इधर ऑटो सम पे क्लिक कर देना है, उसने पूरा एरिया खुद ब खुद सेलेक्ट कर दी, जस्ट प्रेस कर देना है। क्लियर। इसका एक स्पेसिफाई फार्मूला होता है जो कि हमें फार्मूला बार में शो हो रहा है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, फार्मूला बार को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए, हम फार्मूला बार को अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसी तरीका से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है? देखिए, मैंने ये एक फॉर्मेट लगाया हुआ है इसके ऊपर, और मैंने इसके ऊपर इसका साइज भी थोड़ा बड़ा किया है, इसका फॉन्ट कलर भी चेंज किया है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया है, और इसका फॉन्ट स्टाइल भी मैंने चेंज किया है, और इसको मैंने बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। क्लियर। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस सब का जितने इसके ऊपर फॉर्मेट लगे हुए हैं वो सारे खत्म हो जाए। मैं क्लियर ऑल कर दूंगा, तो देखें क्लियर ऑल से क्या होगा, फॉर्मेट भी खत्म हो गए और हमारी वैल्यू भी खत्म होगी। अदरवाइज हमें ये काम करने के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लफ्ज लिखा हुआ है, जो मेरा डिजिट लिखा हुआ है वो सेम ही रहे, लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए, तो मैं जस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा। तो देखिए इसके अंदर जितने फॉर्मेट लगे थे, बोल्ड वाला, इटैलिक वाला, अंडरलाइन वाला, फॉन्ट साइज वाला, फॉन्ट फॉन्ट वाला और कलर वाला, जितने भी थे वो सारे खत्म हो गए हैं। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास क्लियर कंटेंट्स और क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक। ये चीजें पहले कमेंट लगाना बताऊंगा कि हम कमेंट किस तरीके से लगा सकते हैं, और फिर कमेंट को क्लियर करना बताऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये 30 है, या इधर कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ इस जगह पे, कि मुझे पता चल जाए, या अपनी याददाश्त के लिए या किसी को समझाने के लिए कि इसके बारे में जो मुझे कमेंट लिखना है। और अगर मैंने सारे कमेंट्स डिलीट करने हैं तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह हाइपरलिंक, कि किसी को किसी चीज के साथ उसका लिंक बना के उसके बाद उसे रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन यूज होते हैं। पहले इन चीजों को हम लगाएंगे और उसके बाद इन्हें अप्लाई करेंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाए आप असेंडिंग, डिसेंडिंग, सॉर्ट में और फिल्टर में। देखें हमारे पास ये एक शीट है। सबसे पहला काम मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस सारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं सॉरी मैं पहले एक बार लेता हूँ, अगर अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। इसको मैं इसका फॉर्मेट क्लियर करता हूँ। सही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इधर से इतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर, देखें सॉर्ट स्मॉलर टू लार्जर मीन्स टू से ए टू जी, ये ए टू जी चलेगा। क्लियर। किस तरह से चलेगा, इस एरिया को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ए टू जी चलाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखें ए, उसके बाद जोड़ बी, सी, जी, ई, और इस सीक्वेंस से उसने खुद बहुत सारी वैल्यूज भी चेंज कर दी है। क्लियर। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं इसको
डिसेंडिंग कर दूं, मतलब सी टू ए, मैं ओके कर दूंगा और वो पूछेगा मुझसे एक्सपेंड टू सिलेक्शन, आपने जितनी सिलेक्ट एरिया है उसे ही करना है, या जितना सिर्फ आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस पे ही वर्किंग करनी है, ये सारी शीट पे करनी है। तो मुझे सारी पे डेफिनेटली करनी है, क्योंकि मैं वैल्यूज तो चेंज कर नहीं सकता। तो उसने ये दूसरी साइड से इधर को चेंज कर दी। क्लियर? देखें, अभी जैसे ही हमने ये काम किया, लेकिन हमारा एज उसी जगह पे रह गया, उसके बाद पहले सारे जितने थे वो हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, ए बी सी डी ई, एज गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखिए, मैंने ये बार एक रो इंसर्ट की थी, सिर्फ इसी पर्पस के लिए की थी कि हमने एक एक सेल ऊपर से सिलेक्ट करना है। तो मैं एक सेल ऊपर से सिलेक्ट करने के बाद इस पे जाता हूँ और ए टू सी करता हूँ, तो देखिए मेरा पूरी वर्किंग ठीक होगी। अगर मैं इसे सी टू ए करता हूँ तो मेरी तब भी पूरी वर्किंग ठीक होगी, लेकिन पहले एक सेल सिलेक्ट करना ऊपर से लाजमी होता है। क्लियर? उसके बाद है कस्टम सॉर्ट और फिल्टर। देखें, फिल्टर हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ तो ये मेरे पास सारे एरोज आ गए हैं। हमेशा एक सेल ऊपर लाजमी रखना है जिसके अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं। मेरे पास ये सारे सेल्स आ गए हैं। मैं क्या करता हूँ, इन सेल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इस सारे सिलेक्ट ऑल को खत्म कर देता हूँ और मैं सिर्फ इस पे क्लिक कर देता हूँ कि अब्दुल कयूम नाम के जितने लोग होंगे वो मुझे चाहिए। तो वो एक था, देखें फिल्टर होके मेरे सामने आ गया। अगर इससे ज्यादा होते तो वो डेफिनेटली ज्यादा ही आते। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मुझे चाहिए होगा कि जिन लोगों के नंबर 10 है मुझे सिर्फ वो चाहिए, और जिनके नंबर 13 है और 14 है मुझे वो चाहिए इस सब्जेक्ट में। तो देखिए, उसने यहाँ से फिल्टर करके हमें दे दिया। मैं अगर इसका अनफिल्टर करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको फिल्टर लगाता हूँ, तो मुझे सिर्फ ये रोल नंबर, ये रोल नंबर और ये रोल नंबर चाहिए। उसने उसको फिल्टर करके दे दिया। तो फिल्टर करना आपके लिए काफी आसानी पैदा कर सकता है। उसके बाद है कस्टम सॉर्ट। देखिए, ये क्या चीज होती है। जैसे ही हम कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक टैब खुल जाती है। क्लियर? देखिए, इसके अंदर लिखा होता है ऐड लेवल, डिलीट लेवल और कॉपी लेवल। क्लियर? अब मैं जैसे ही लेवल ऐड करता चला जाता हूँ, मेरे पास डिफरेंट लेवल ऐड हो जाते हैं। डिलीट भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और इसकी अगर मैं कॉपी तैयार करना चाहूँ तो मैं इसकी एक और कॉपी भी बना सकता हूँ। आप इस चीज को समझ रहे हो? ठीक है, मैं भी डिलीट करता हूँ और मैं अपने पहले पे आता हूँ। मैं आके क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा बी कॉलम है, बी कॉलम है, इसके अंदर, या चले हम बी ही लेते हैं या सी लेते हैं। जो मेरा सी कॉलम है इसके अंदर जो मेरी सेल वैल्यूज हैं उनको देख लें, या सेल कलर है उनको देख लें, या फॉन्ट कलर है उनको देख लें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेल कलर को देख लेता हूँ कि जो मेरा सेल कलर है वो टॉप पे कौन सा आना चाहिए। येलो आना चाहिए ऑन टॉप के ऑन बॉटम? ऑन टॉप। तो देखिए, जितने ये सेल कलर येलो कलर के होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे बॉटम पे लेके जाता हूँ तो यहाँ से जितने मेरे ये येलो कलर होंगे ये बॉटम में चले जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगर मैं दोबारा सॉर्टिंग करता हूँ और मैं यहाँ पे अब कलर नहीं देता, मैं वैल्यूज देता हूँ और मैं लेता हूँ स्मॉलर टू लार्जर। ठीक है, तो मेरी ये बी, बी के रिगार्डिंग या सी के रिगार्डिंग, जितनी स्मॉलर से लार्जर या लार्जर से स्मॉलर हम कर सकते हैं। यानी मीन्स टू से हम एक एक अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम का डाटा स्पेसिफाई कर सकते हैं, या उसके जरिए से हम अपनी वर्किंग कर सक रहे होते हैं इस चीज के जरिए, सॉर्टिंग के जरिए। ठीक है, तो सॉर्टिंग है ना इंटरेस्टिंग। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू का, गो टू स्पेशल का। तो देखें, हम इनमें देखते हैं कि क्या होता है। मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कमर लिखा है तो कमर मुझे पता चल जाए कहाँ लिखा है। मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो वन बाई वन बताएगा, फाइंड ऑल करूंगा तो सारे ही बताएगा। देखिए, उसने यहाँ मुझे नीचे बता भी दिए और यहाँ पे उसने हाईलाइट कर भी दिया कि आपके पास कमर किधर लिखा है। से हाईलाइट करता चला जाएगा कि दो जगह पे लिखा हुआ है, पहली वैल्यू यहाँ पे दे रहा है और दूसरी यहाँ पे दे रहा है।
क्लियर। उसके बाद रिप्लेस, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक लफ्ज सर्च करता हूँ। आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें ये काम हुआ था, ये लफ्ज को रिप्लेस किया गया था। मैं अगर यहाँ पे एक लफ्ज नेहा को सर्च करने के बाद उसे रिप्लेस करता हूँ अकबर से, और रिप्लेस वन बाय वन करना है या रिप्लेस ऑल करना है ये आप देख सकते हैं। मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, उसने मुझे बताया ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट, कि हमारे पास एक ही लफ्ज था जिसकी हमने एक रिप्लेसमेंट बना दी है। तो जिधर नेहा लिखा था वहां अकबर लिखा गया। तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद है ये गो टू किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पिवट टेबल में। पिवट टेबल क्या होता है, मुझे, मैं अगर इसकी ये जितनी फॉर्मेटिंग लगाई है इसे मैं क्लियर कर लूँ पहले, फिर उसके बाद हम पिवट टेबल में आते हैं। इसकी फॉर्मेट क्लियर कर लिया, ठीक है। मैं इस चीज़ का पिवट टेबल तैयार करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट में आता हूँ। हमने अभी तक ये सारी टैब्स पढ़ ली हुई हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर छोड़ी है, स्टाइल छोड़ी हुई है, ठीक है। सेल्स और एडिटिंग वगैरह ये सारी हमने क्लियर कर ली। इंसर्ट, इंसर्ट में आप पिवट टेबल पे चले जाएं। पिवट टेबल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा सिलेक्शन अ टेबल अरेंज, ठीक है। आपने टेबल का नेम दे देना है। टेबल नेम किस तरीके से दिया जाता है वो बाद में बताऊंगा। आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, रेंज दे दी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो आपको रिजल्ट चाहिए वो एक नई वर्कबुक पे चाहिए या इसी जो वर्कशीट खुली हुई है उस पे चाहिए। तो हमें अपनी न्यू पे चाहिए। मैं जस्ट ओके करूंगा, हमारे पास कुछ ऐसा व्यू सामने आपको शो हो जाएगा। मैं इसे जरा साइड पे कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। अब देखें, मेरे पास ये सारी एक बार बन के आ गई। मैं क्या चाहता हूँ, रोल नंबर, रोल नंबर को मैं अगर उठा के इधर रखता हूँ रोज में, तो मेरी ये रोल नंबर की रोज बन गई। अगर इसे मैं वैल्यूज में रखता हूँ तो ये वैल्यूज देगा उसे काउंट करके, क्लियर। मैं इसको रोज में रखता हूँ। उसके बाद मैं नेम्स लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वन रोल नंबर का नेम क्या है वो उसके नीचे लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे रोज में रखा है। अगर इसे मैं वैल्यूज में रखता तो फिर क्या होता, फिर वो उसके सामने देता, ठीक है। लेकिन वो काउंट करके उसकी सिर्फ वैल्यूज देता कि यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद मुझे उर्दू का डाटा चाहिए, उर्दू के नंबर चाहिए। तो उर्दू के नंबर मुझे सम ऑफ नंबर चाहिए। तो देखें यहाँ सबके सामने उनके नंबर दिए गए हैं, शो होके मुझे आ गए। मुझे इंग्लिश के भी चाहिए और मुझे मैथ के भी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना पिवट टेबल के जरिए अपना पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर, आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ तो ये इसके नीचे नंबर दे देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ये कुछ और चीज बना देगा। हमें सिर्फ उसकी वैल्यूज चाहिए, हमें उसकी रोज नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। पिवट टेबल एक पूरा अलग टॉपिक होगा जिसपे डिटेल से वीडियो बनेगी, लेकिन ये था इसका सिर्फ रिव्यू, जिसमें सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि बेसिकली पिवट टेबल होता क्या है और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है टेबल्स, ठीक है। टेबल क्या होता है, मुझे यहाँ पे एक टेबल चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लिया। मैं क्या चाहता हूँ, अपनी मर्जी से उसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग, डाटा सॉर्टिंग कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे कितना टेबल चाहिए ये सारी चीजें हम खुद से मेंशन कर सकते हैं और एक अलग टेबल बना सकते हैं। मुझे इसमें लिखने हैं नेम्स, यहाँ पे देने हैं उनके टोटल मार्क्स, कुछ ऐसा। तो ये एक हम अलग टेबल यहाँ से रेडी कर सकते हैं। इसका काम क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे नेक्स्ट टॉपिक आते चले जाएंगे और हम सीखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है पिक्चर। पिक्चर हम क्यों ले सकते हैं, ये नहीं, इसमें हमने टेबल वाला टॉपिक क्लियर कर लिया। इसमें जो चीजें कमियां रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लियर करते चले जाएंगे। तो देखें, एक चीज काबिल गौर है,
अगर मैं यहाँ पे ये होम की टैब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन टैब्स को देखें तो आप नॉर्मल व्यू में 10 टैब्स देख रहे हैं। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाते हैं और जाके यहाँ पिक्चर के ऑप्शन में कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करके लाते हैं तो एक 11 टैब नई आपके पास क्रिएट हो जाती है। आपको समझ आ रही होगी। अब ये टैब पूरा एक अलग टॉपिक है। क्लियर? हमने इस टॉपिक पे नहीं जाना। हमारा टॉपिक बेसिकली अभी चल रहा था इंसर्ट में इलस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन पे हमने पिक्चर किस तरह से लगा ली, पिक्चर को बाद में हमने एडिट किस तरीके से करना है, वो हमारा ये फॉर्मेट की टैब है जिसमें हम इसे अलग डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद मैं अगर ऑनलाइन पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन पिक्चर पे जाऊंगा। यहाँ से जाके मुझे पिक्चर कहाँ से सर्च करनी है, अपनी वन ड्राइव से या बिंग से। तो मुझे यहाँ से कंप्यूटर की पिक्चर ही सर्च करनी है। देखें हमारे पास कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स आ गई हैं। मैं किसी पे एक पे क्लिक करता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ, वो डाउनलोड होगी और हमारे पास आ जाएगी। क्लियर? इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ गई हमारे पास शेप्स। शेप्स के हमने किसी भी चीज़ की शेप्स बनानी होती हैं, हमें ज़रूरत पेश आती है। लाइक एरो, मुझे ये एरो चाहिए। मुझे इंसर्ट में जाके शेप में जाके ये एक बॉक्स चाहिए। मुझे ये सारे एक ये देखें, जब भी हमेशा हम किसी शेप पे जाते हैं तो ये जो 11 नंबर टैब है ये ऑटो खुद ब खुद ओपन हो जाती है। मुझे यहाँ पे हार्ट की शेप चाहिए, तो ये देखें आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट क्या काम कर रहा होता है? स्मार्ट आर्ट हमारा ग्राफ बन रहा होता है। मैंने पहले जब वीडियो स्टार्ट हुई थी एक ग्राफ क्रिएट किया था। ठीक है, वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ थी। बेसिकली मैं स्मार्ट आर्ट आपको बताता हूँ कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। हम एक नई टैब पे चलते हैं। इस टैब पे जाके मैं स्मार्ट आर्ट क्रिएट करता हूँ। देखिए मैं स्मार्ट आर्ट में लिस्ट वाले पे चले जाता हूँ और लिस्ट वाले में या साइकिल वाले में चले जाता हूँ और मैं इसे क्रिएट करता हूँ। ओके, जैसे मैंने इसे क्रिएट किया, इसमें एडिट करने के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मुझे इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चाहिए। मैं क्या लिखता हूँ, कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, उसके बाद मुझे चाहिए कंप्यूटर होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किस चीज़ की होती है, कंप्यूटर होता है उसके अंदर इनपुट होती है। इनपुट, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और उसके अंदर आउटपुट। ठीक है, अब ये मेरे पास एक अजाफी है, इसे मैं डेल कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद सर्कल हो रहा है। हमें समझ आ रही है कि हमारी सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही है। तो हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह की सर्कुलेशन बना सकते हैं हम स्मार्ट आर्ट के जरिए से। क्लियर? आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद है स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट हम किस तरीके से लेते हैं, लाइक मैंने जो स्क्रीन अभी ये खोली हुई है इसका स्क्रीन शॉट नहीं आएगा, जो इसकी बैक पे खुली होगी। देखें ये जो बैक पे स्क्रीन है ये स्क्रीन शॉट उसका लेगा। जैसे मैं इस स्क्रीन शॉट पे क्लिक करूंगा और स्क्रीन क्लिपिंग करूंगा तो देखें उसने इस स्क्रीन का शॉट लेके देना है। हमें जितना चाहिए हम उतना ले सकते हैं, वो इसके ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। तो हमने इलस्ट्रेशन में भी जितने टॉपिक्स थे सारे क्लियर कर लिए। उसके बाद चले गए एड्स इन। इसमें कुछ अभी खास टॉपिक नहीं है। उसके बाद हमें चार्ट्स में जाते हैं और चार्ट्स में देखते हैं कि हमारा क्या काम है। हम किसी ऐसी शीट पे जाते हैं जिसमें हमने वर्किंग ऑलरेडी की हुई है। मैं इस शीट पे चले जाता हूँ। देखें
इसे मैं अगर जूम आउट थोड़ा करता हूँ तो ये जो चीज़ है, ये जो सेल्स हैं, ये वाली, ये जो कॉलम है, इतने एरिया में मेरे पास परसेंटेज बनी हुई है। इस सारी परसेंटेज का मैं एक ग्राफ देखना चाहता हूँ। कौन सा ग्राफ देखना है? मुझे ये वाला ग्राफ देखना है। जस्ट उस पर क्लिक करना है, वो उस परसेंटेज को ले लेगा और उसका ग्राफ दिखा देगा। अब देखें, 1 रोल नंबर का ये ग्राफ हमारे सामने आ गया 43, ठीक है। इसी तरह 2 रोल नंबर का 80, 2 रोल नंबर का 80। तो इस ग्राफ को आप समझ रहे हैं, इस ग्राफ में भी एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की हम एडिटिंग इस ग्राफ में कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद इंसर्ट में चले जाते हैं और ये सारा ग्राफ्स वाला टॉपिक इसी तरह ही है, आप अपनी मर्जी के ग्राफ यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद है लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं? लाइक। अब लिंक्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ये आती नहीं है, ये आती हैं, सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अभी मैं अगर सारा कुछ ही बहुत डिटेल से बताता चला जाऊंगा ना तो शायद आप लोगों को किसी एक चीज की भी समझ नहीं आएगी। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे ना तो हम डेफिनेटली काफी कुछ सीख जाएंगे। इसलिए मैं ये कुछ चीजें अंदर से मिस कर रहा हूँ, जो कि मैं बाद में बता भी देता हूँ। जो मिस करता हूँ इसी वीडियो में मैंने काफी ज्यादा मिसिंग की हुई बता भी दी है, लेकिन फिर भी अगर हमारी कोई रह जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाजमी उसे क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। देखें ये लिंक्स क्या होते हैं, हाइपर लिंक। अभी देखें वहां पे हाइपर लिंक आपको याद होगा जब हम कर रहे थे यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे मैंने हाइपर लिंक छुड़वाया था। क्यों छुड़वाया था? कि जब तक हम हाइपर लिंक बनाएंगे नहीं हमें इस चीज की समझ नहीं आएगी। तो असल वो किसी ना किसी चीज से उसका लिंक होता है बेसिकली, तो इसी वजह से मुझे वो चीज को स्किप करवाना पड़ता है कि जब हम उस चीज तक पहुंचेंगे तो फिर मैं उसे लाजमी क्लियर करवाऊंगा। क्लियर? अभी मैं जाता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टिंग फाइल ऑन वेब पेज, ठीक है। मुझे यहाँ पे फ्रंट फोल्डर का एड्रेस देना है और यहाँ पे इसका ओके करना है, ठीक है। मेरे पास ये एक बार बन के आपके सामने आ गई है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखें जिस पिक्चर का हमने इधर रेफरेंस दिया है वो पिक्चर ऑटो यहाँ पे खुद ब खुद, क्लियर। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ लिंक्स बना सकते हैं जिसके जरिए से हम कुछ काम, कुछ चीजें बता सकते थे। देखें लाइक मैंने ये एक चीज बनाई हुई है, मुझे इसका यहाँ पे एक लिंक चाहिए, मतलब मैंने पूरा एक डाटा लिखा हुआ है और मुझे उसका लिंक एक और फाइल के साथ मेरा अटैच है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और अभी जो मेरी ये फाइल चल रही है ना इसका लिंक इस शीट के साथ अटैच है। मैं इसको क्या कर देता हूँ क्लियर। जैसे ही इसे ओपन करूंगा तो ये ऑटो खुद ब खुद उस शीट को ओपन करके मुझे दिखा देगा। ये देखें, दैट्स इट, हमने ये वाली शीट का जो लिंक बनाया था। मैं अगर एक और लिंक बनाता हूँ वेब पेज का, ब्राउजर पेज का, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पहले जाता हूँ, इधर लिखता हूँ www.google.com, क्लियर। अगर मैंने इसका सारा डाटा इधर से ये कॉपी कर लिया, उसके बाद इस बार में जाके मैंने किया पेस्ट और कॉपी कर दी, मेरा ये एक लिंक बन गया। मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरी वो वाली वेबसाइट वो खुद ब खुद खोल देगा। वो लाजमी ये वाली वेबसाइट नहीं है, मैं जैसा कि अपना यूट्यूब का चैनल है जो मेरा, मैं उसी चैनल को यहाँ से खोलता हूँ और इस चैनल का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे, मैं जैसे ही इस चैनल का लिंक यहाँ लिंक पे जाके ब्राउज्ड पेज पे जाके पेस्ट करूंगा, ओके करूंगा, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसका ये चैनल का लिंक वो खुद ब खुद खोल देगा। इस लिंक को खोलने के लिए आपको कंट्रोल का इस्तेमाल करना होता है, तो आपको डेफिनेटली लिंक्स बनाने आ गए होंगे। अभी हम लिंक्स को यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं और जो पुराने वाला तरीका था हम वहां से जाके भी इसे खत्म कर सकते हैं। उसके बाद होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने कुछ स्पेसिफाइड टेक्स्ट लिखना होता है
क्यों लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, इसे भी हम समझते हैं। तो देखें, मैं यहाँ पे ये एक टेक्स्ट बना रहा हूँ, इसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। इस सारे का मैं इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक द शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो देखें, इसका इंपॉर्टेंट नोट मेरे सामने आ गया, जो कि एक अलग फॉर्म में है, इसे हम उठा के कहीं पे भी कर सकते हैं। ये किसी सेल में नहीं लिखा हुआ, एक बात याद रखिएगा, ये किसी सेल में नहीं लिखा हुआ, ये अलग से हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर लिखा। हेडर फुटर मैंने जैसा कि आपको वर्ड में क्लियर करवा दिया था, इधर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि मुझे इसके हर हेडर पे, हर पेज के हेडर पे क्या चाहिए लिखा, अपने स्कूल का लोगो, अपने चैनल का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, डेट, पेज नंबर, कुछ भी। ठीक है, मैं जैसे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, QSO कंप्यूटर। ठीक है, अब जितने मेरे पेज चलते जाएंगे उसके ऊपर वो खुद ब खुद QSO कंप्यूटर लिखा हमें देता चला जाएगा। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पेज के ऊपर QSO कंप्यूटर देखें लिखा आता जाएगा। तो आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। अगर मैं इसके बॉटम पे देना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम इसका फुटर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम इसकी पूरी डिटेल से वीडियो मैंने वर्ड में दी हुई है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारा आर्ट। हाँ, आर्ट किस काम के लिए, वर्ड आर्ट किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वर्ड आर्ट हमारे आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर यहाँ से इसे लेके यहाँ पे ले आता हूँ, बल्कि मैं किसी एक नई शीट पे चले जाता हूँ जो ब्लैंक हो, जिसपे हमें काम करना और आपको समझाना आसान हो। यहाँ पे जाकर मैं वर्ड आर्ट को क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ यूएसओ कंप्यूटर और इसे मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो आपको इसका स्टाइल वाज़े तौर पे समझ आ रहा होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके डिफरेंट स्टाइल हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना है। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किसी सिग्नेचर देने के लिए होता है, खैर इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ गई इक्वेशंस। बहुत मुश्किल काम होता है मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए इक्वेशन लिखना। जैसे मैंने लिखना है एक्स की पावर 2, तो मैं x2 तो लिख सकता हूँ लेकिन x की पावर 2 नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं इक्वेशन में जाता हूँ, इक्वेशन में जाके मैं यहाँ पे अपनी कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन बन के मेरे सामने आ गई। इसे जरा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं जो एडिटिंग करूँगा वो खुद ब खुद हमारे पास क्लियर होती जाएगी। जैसे मुझे a की जगह पे x चाहिए, 2 की जगह पे 8 चाहिए और y की पावर 2 ही चाहिए, और इसके इज इक्वल टू c की जगह पे हमें 86 की पावर 2 आ जाए। हमारे पास इक्वेशन बनाना आसान है। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी मैथ इनपुट कंट्रोल इक्वेशन। इसमें हम जो क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल नहीं ना रही, यहाँ से हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी मिलती, यहाँ तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होती हैं, हम उन्हें खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं तो लिखता हूँ x की पावर 2। तो देखें, x की पावर 2 इक्वेशन आपके सामने आ गई, उसे इंसर्ट कर दें। यहाँ पे उसने x की पावर 2 आपको क्वेश्चन दे दी। ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंबल्स। सिंबल्स क्या काम कर रहे होते हैं? सिंबल्स आपको डिफरेंट तरह के यहाँ पे शो हो रहे थे, आपको जैसा चाहिए होता है। लाइक ये सिंबल मुझे चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, मुझे ये सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पे ये शो हो रहे होंगे। ठीक है, अगर मुझे ये सिंबल चाहिए तो मैं इसे इंसर्ट यहाँ पे कर देता हूँ। क्लियर? इन चीज़ों की आपको समझ आ रही होगी। अभी तक हमने इंसर्ट के और होम के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी टॉपिक्स को भी क्लियर करते हैं। अभी हम इंसर्ट में जाते हैं एक नई टैब के ऊपर, और नई टैब के ऊपर जाके इंसर्ट में हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है,
इस पिक्चर से अब मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो हमारी एक नई टैब खुलती थी 11 नंबर, जो मैंने आपको बताई थी। अब देखें, जब हमारे पास पिक्चर आ जाती है हमारी, ये पूरी बार अलग से खुल जाती है। इस बार का क्या काम होता है, इसका भी एक अलग काम होता है। देखें, पिक्चर्स को हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सेल्स इसके पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने इसे सबसे पहले छोटा करना है। जो इसके ये किनारे हैं, ये कॉर्नर्स हैं, इनके ऊपर ये जब हम एरो लेके जाएंगे तो इसका एक और स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। इसे क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करते चले जाएंगे। हम यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं और हम यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन तब जब ये ऐसा एरो हो, अदरवाइज वैसे नहीं उठाया जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसमें हम रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें हमारा बैकग्राउंड उसने रिमूव करके हमें दे दिया बहुत आसानी के साथ। जितना हमारा वाइट एरिया था उसने सारा रिमूव कर दिया। उसके बाद हम इसमें करेक्शन दे सकते हैं। लाइक देखें, मैं ये करेक्शन दे रहा हूँ, इसमें ये आपको पिक्चर का कलर ऐसा शो हो रहा है। ये आप अपनी मर्जी से उसे लाइट या डार्क कर सकते हैं। उसके बाद इसे कलर दे रहे हैं, आपको ऐसा कलर चाहिए, आपको जिस तरह का भी कलर चाहिए आप खुद दे सकते हैं। समझ आ रही होगी इस चीज़ की। उसके बाद इसके इफेक्ट्स हैं, आपको कैसा इफेक्ट चाहिए। लाइक मुझे कुछ ये वाला इफेक्ट चाहिए। ठीक है, इसका इफेक्ट आपको थोड़ा जूम करके देखें, इस चीज़ की थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। मैं ये वाला इफेक्ट कर देता हूँ, आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर मैं ये इफेक्ट देता हूँ इसको अलग समझ आ रही होगी, अगर ये इफेक्ट देता हूँ तो इसके भी आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर, इसका क्या काम होता है, और चेंज पिक्चर इसका क्या काम होता है, और रीसेट पिक्चर इसका क्या काम होता है। देखिए, अगर मैं चेंज पिक्चर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से में जाता हूँ और मैं उस चेंज जगह पे ये पिक्चर लाना चाहता हूँ, तो मेरी पहले वाली पिक्चर खत्म हो गई और उसकी जगह पे अब ये पिक्चर आ गई। इससे हम अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। उसके बाद रीसेट पिक्चर से हमने जितने इफेक्ट्स दिए होते हैं, लाइक मैंने ये इफेक्ट दिया तो इसे मैं रीसेट करूंगा तो मैंने जितने इफेक्ट्स दिए हैं मेरे सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पहले ये इफेक्ट्स क्लियर कर लें। इसमें अगर हम पिक्चर के स्टाइल पे चले जाएं और मैं इसका वही बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसके स्टाइल्स पे जाता हूँ, तो मैं इसके ऊपर देखें कुछ ऐसा अगर स्टाइल देता हूँ तो ये अलग स्टाइल है। इसको अगर ऐसा स्टाइल देता हूँ या कुछ ऐसा स्टाइल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद स्टाइल देता हूँ तो आपको ये स्टाइल डेफिनेटली समझ आ रही है। आप किसी भी तरह का यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप पिक्चर बॉर्डर पे चले जाएं। आपने बॉर्डर का जो कलर है किस कलर में चेंज करना है, तो देखें मैं रेड में करना चाहता हूँ। पिक्चर का इफेक्ट मुझे किस तरह का चाहिए, मुझे ये पिक्चर का इफेक्ट ऐसा चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ और इफेक्ट चाहिए, मैं यहाँ से अच्छे अच्छे इफेक्ट देख सकता हूँ। मुझे ये 3D इफेक्ट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पिक्चर लेआउट्स। लेआउट किस लिए इस्तेमाल की जाती है कि पिक्चर के साथ हमने कोई टेक्स्ट देना है जो कि उसे स्पेसिफाई कर रहा हो या अपनी बात समझा रहा हो, तो यहाँ से हम पिक्चर लेआउट में उसके टेक्स्ट दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद उसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमने राइट टू लेफ्ट करनी है, लेफ्ट टू राइट करनी है। ये पूरी शीट पे काम होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारी रोटेशन, हमने किस रोटेशन में पिक्चर को लेना है तो वो भी हम यहाँ से ले रहे होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हमें पिक्चर क्रॉप करनी पड़ती है तो मैं इस कॉर्नर से मुझे क्रॉप करनी है, मैं वहां पे जाता हूँ और साइड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी वहां तक पिक्चर खुद ब खुद क्रॉप हो जाती है। ठीक है, क्रॉप शेप्स भी होती हैं, तो मुझे हार्ट की शेप में क्रॉप करनी है तो मैं पहले हार्ट शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से हार्ट की शेप में से मुझे क्रॉप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।